तो जिस तरह आप लोग को पता है कि हम लोग बीपीएससी के लिए जो एईडीओ कर रहे थे, उसी में आज हम लोग घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन को कर रहे थे, जो पॉइंटर के रूप में है, इसका आज हम लोग करेंगे, केमिस्ट्री को करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। बाकी आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और पहले का अगर वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। सबसे पहले है इसका परमाणु संरचना। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कहा जाता है एंटनी लेविजियर को। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? एंटनी लेविजियर को कहते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटनी लेविजियर को। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा सफलतापूर्वक व्याख्या की गई है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन या अनुपात का नियम, और बहु अनुपात का नियम से। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्वारा इसमें किसमें सफलतापूर्वक व्याख्या की गई है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन या अनुपात का नियम, और बहु अनुपात का नियम को। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित किया गया था। एक मिनट, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जे थॉमसन थे। परमाणु की संरचना के लिए मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जे थॉमसन थे। परमाणु नाभिक का अव्यय है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक का अव्यय कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। परमाणु के नाभिक के मूल कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक के मूल कण कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आणविक संरचना के बारे में सही कथन क्या है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द घूमकर चक्कर लगाते हैं। परमाणु के केंद्र में धनावेशित हिस्सा होता है नाभिक का। परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है नाभिक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, वह जो परमाणु के एटम में भाग नहीं लेता तो फोटॉन भाग नहीं लेगा। परमाणु के एटम में कौन भाग लेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लेता है। खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्वों का एक ही प्रकार के परमाणु मिलता है तो प्राकृतिक तत्वों में। खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण और प्राकृतिक तत्वों में से एक ही परमाणु किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्वों में। परमाणविक खनिज खोजा गया था किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। परमाणविक खनिज किसके द्वारा खोजा गया? रदरफोर्ड के द्वारा। एटम और न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो मैंने न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? चैडविक ने किया है। प्रोटॉन की खोज 1886 में हुआ था। प्रोटॉन की खोज कब हुआ था? 1886 में। इलेक्ट्रॉन की खोज 97 में। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में। पाई मोसान की खोज 47 में, 1947 में। फिर से प्रोटॉन की खोज कब हुआ? 86 में, 1886 में। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में। पाई मोसान की खोज 1947 में। पाई मेसॉन की खोज। इसके बाद एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में से एक जो अणु परमाणविक कण नहीं है तो ड्यूट्रॉन नहीं है। बाकी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन अणु परमाणविक कण है। इनमें से इलेक्ट्रॉन का कौन सा युग्म प्रतिकोण युग्म है? तो इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रति युग्म कण कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन होता है। कौन सा कण प्रति कण युग्म कौन है? तो इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है। मूलभूत कण कौन सा है? तो क्वार्क। तो मूलभूत कण क्या है? तो क्वार्क है। मूलभूत कण किसे कहते हैं? तो क्वार्क को कहते हैं। मूलभूत कण कौन है? तो क्वार्क है मूलभूत कण। विशिष्टता और कण का शून्य द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रॉन का। शून्य द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रॉनों का शून्य द्रव्यमान होता है। शून्य द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रॉनों का होता है। आंशिक द्रव्यमान किसका होता है? क्वार्क का। आंशिक आवेश किसका होता है? क्वार्क का। आंशिक प्रचक्रण किसका होता है? तो पॉजिट्रॉन का। आंशिक प्रचक्रण किसका होता है? तो पॉजिट्रॉन का। पूर्णांक प्रचक्रण किसका होता है? तो फेनॉन का। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉनों का, आंशिक द्रव्यमान क्वार्क का, आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन का, पूर्णांक प्रचक्रण फेनॉन का। कैथोड किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण में से वह जो एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित कण है तो वो अल्फा कण है। ठीक है। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा किरणें अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण में किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा कण में। किसमें ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? तो बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। आवेश रहित कण कौन है? तो न्यूट्रॉन।
आवेश रहित कण कौन है? तो न्यूट्रॉन है। आवेश रहित कण न्यूट्रॉन है। इसके बाद जिस कण का शून्य आवेश होता है उसे न्यूट्रॉनो कहते हैं। जिस कण पर शून्य आवेश होता है उसे न्यूट्रॉनो कहते हैं। परमाणु के कक्ष को भरने के क्रम को नियंत्रित करते हैं अफबाउ के सिद्धांत से। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम कैसे नियंत्रित होता है? अफबाउ के सिद्धांत के द्वारा। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम कैसे नियंत्रित होता है? अफबाउ के सिद्धांत के द्वारा। परमाणु के तत्व में अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध अभिविन्यास से है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? अभिविन्यास से है। सही कथन क्या है? इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण आवेशित होते हैं तथा इसका द्रव्यमान नगण्य होता है। इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित है तथा इसका द्रव्यमान नगण्य होता है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु प्रोटॉनों की संख्या है। इसका द्रव्यमान नगण्य और परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या है। समस्थानिक परमाणुक ईंधन के रूप में चित्कर्ष क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि के उपयोग में होता है। क्या है? इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु प्रोटॉनों की संख्या है और समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चित्कर्ष क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में इसका प्रयोग करते हैं। एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या एक नाभिक के द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। जिस तत्व में परमाणु 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन उस द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है तो द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो 38 होगा। एक मिनट, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 10 और 20 है, तत्व का द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान 38 होगा। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान में तो ना जुड़ता है, न्यूट्रॉनों की पता नहीं। प्लूटोनियम न्यूलॉर्ड P64 में नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 148 होगा, क्योंकि इससे से माइनस किए तो 148 आया। फिर आता है परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है, वह कहलाता है समस्थानिक आइसोटॉप्स। परमाणु संख्या जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसे हम लोग कहते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स। समस्थानिक होते हैं किसी एक तत्व के परमाणु संख्या जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। समस्थानिक होते हैं जिनके एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। एक तत्व के समस्थानिक जो है वो अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या के। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह निर्भर करता है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। क्या लिख रहा है? किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। सम न्यूट्रॉनिक समूह में C14 कार्बन C14 न्यूट्रॉन N15 ऑक्सीजन O15, इसमें सम न्यूट्रॉनिक है, सब में साथ साथ है तो ये सम न्यूट्रॉनिक हो गया। रेडियो आइसोटोप मापी जाती है गाइगर काउंटर से। पूछता है रेडियो क्वांटिटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी किसे मापी जाती है? गाइगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी किसे मापी जाती है? गाइगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया? बैकुलर ने। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया है? बैकुलर ने किया है। अब आ जाइए रासायनिक और भौतिक परिवर्तन और विलयन आदि में। भौतिक परिवर्तन उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना का। भौतिक परिवर्तन किसका उदाहरण है? पानी में चीनी का घुलना। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन उदाहरण है सब्जियों के पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। रासायनिक परिवर्तन क्या है? सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, यह रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन उदाहरण है दूध आस्कंदन का। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल और बर्फ का गलन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन और बर्फ का गलन किसका उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का है। फलों का पकना, सीमेंट में सेटिंग और कोयले का जलना उदाहरण है ऊष्माक्षेपी और रासायनिक परिवर्तन का। फल का पकना, सीमेंट का सेटिंग, कोयले का जलना में से उदाहरण किसका है? तो फलों का पकना ऊष्माक्षेपी और रासायनिक परिवर्तन होता है। देखो, फलों का पकना, सीमेंट का सेटिंग और कोयले का जलना ऊष्माक्षेपी है और रासायनिक परिवर्तन है। उच्चतर तापमानों का रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर होता है। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति द्रुत हो जाती है। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में।
पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध के पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। पाश्चीकरण संबंधित है दूध के निर्जलीकरण से। पाश्चीकरण संबंधित है दूध के निर्जमीकरण से। पाश्चीकरण किससे संबंधित है? दूध के निर्जमीकरण से। फर्मेंटेशन परीक्षण विश्लेषण हेतु उपयोग किया जाता है दूध के। फर्मेंटेलेज परीक्षण विश्लेषण हेतु उपयोग में किया जाता है दूध के। अलवणीकरण समुद्री जल है। अलवणीकरण क्या है? तो समुद्री जल है। प्रतिलोम प्रसारण होता है पेयजल में। अलवणीकरण ये समुद्री जल है। प्रतिलोम प्रसारण है पेयजल में। प्रतिलोम प्रसारण किसमें है? तो पेयजल में है। विलुप्तीकरण क्या है? तो प्रोटीन में। विलुप्तीकरण क्या है? प्रोटीन में। पाश्चुरीकरण होता है दूध में। पाश्चुरीकरण किसमें होता है? दूध में। पाश्चुरीकरण में चाय है। पाश्चुरीकरण चाय से है। ठीक है। किसी जल के विलोव के योग, इसका जल विभव कम हो जाता है। क्या है? किसी जल के विलोव के योग से किसका जल विभव कम हो जाता है? अशुद्धियों के कारण दूध का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण दूध का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊंचाई की जगह पे पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पे उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने से बिंदु नीचे आ जाता है। नमक और बर्फ के मिश्रण में 0 से नीचे तापमान प्राप्त होता है। नमक और बर्फ के मिश्रण में 0 से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। विलयन और विलायक के प्रति इकाई आयतन प्रति इकाई द्रव्यमान के उपस्थित विलोव की मात्रा रसायन के जिस रूप में जाना जाता है वो विलयन की सांद्रता है। विलायन या विलयक के प्रति इकाई आयतन प्रति इकाई द्रव्यमान के उपस्थित विलय की मात्रा रसायन के रूप में जिसके रूप में जान सकते हैं विलयन की सांद्रता कहते हैं। तरल ए और बी के मिलने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए मिश्रण की तापीय धारिता शून्य रहती है। तरल ए और बी पर को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होती है। ठीक है। फिर कहता है एक गिलास में पानी के नमक का घोल समरस होता है। एक गिलास में पानी के नमक का घोल समरस होता है। सही कथन क्या है? शुद्ध जल नमक के घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। शुद्ध जल में नमक को घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल का हिमांक घट जाता है। जल का मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। क्या लिख रहा है? शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का हिमांक घट जाता है। और जल में मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। दूध उदाहरण है इमल्सन या पायस का। दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन या पायस का। दूध, खून, आइसक्रीम, शहद में क्लोराइड नहीं है तो शहद कोई क्लोराइड नहीं है। दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन या पायस का। दूध को एक रूप होमिनाइजर किया जाता है। इसके वसा के कणों सेंट्रीफ्यूजन की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर वह क्लोराइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है वो गैस में द्रव है। वह क्लोराइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है वो कौन है? तो गैस में द्रव है। 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी को घोल तैयार करने पर द्रव्यमान, घनत्व, सांद्रता और आयतन में वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी वो आयतन कभी नहीं बदलेगी। परासन के संदर्भ में सही कथन क्या है? यदि एक अर्ध परागमय झिल्ली विलायक विलयन के मध्य रखी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली से निकलकर शुद्ध विलायक के विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। इसे परासरण। परासरण के संदर्भ में सही कथन क्या है? यदि एक अर्ध परागमय झिल्ली विलायक और विसरण के मध्य रखी जाए और विलायक के अणु इस झिल्ली से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाए तो विलायक के प्रवाह की वह प्रक्रिया जिसे परासरण कहते हैं। विलायक की प्रवाह की प्रक्रिया को प्रसारण कहते हैं। परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल और तनु घोल की ओर जाता है। नहीं, कोई नहीं, गलत है दोनों। पानी मिट्टी की जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया से गुजारा जाता है उसे कहते हैं परासरण। जो पानी जो है मिट्टी की जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजारा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे परासरण कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग करते हैं एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कहाँ करते हैं? एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए। ठोस कपूर से कपूरवास बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठोस कपूर से कपूरवास बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहते हैं। कपूर, नेफ्थलीन तथा शुष्क बर्फ नमूने जो हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब, ठोस पदार्थ का बिना तरलता से आए सीधे ही वाष्प में परिणत हो जाना, इस परिघटना को कहते हैं ऊर्ध्वापातन। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग किया जाता है ऊर्ध्वापातन सब्लिमेशन से। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग कैसे करते हैं? ऊर्ध्वापातन सब्लिमेशन से। एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित करते हैं ऊर्ध्वापातन द्वारा। एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित करते हैं ऊर्ध्वापातन द्वारा। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन की 4 संयोजकता होती है।
फ्लोरीन का 1 होता है, एल्युमिनियम का 3 होता है और सल्फर का 2 होता है। सिलिकॉन की संयोजकता 4 होगी, फ्लोरीन का 1 होगा, एल्युमिनियम का 3 होगा, सल्फर का 2 होता है संयोजकता। उपाचयक और तत्व देखा जाए तो 2 उपाचयक CO और Ca का उपचायक कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड और Ca का उपाचयक है। 3 NaAIH4 और Al का उपाचयक है। 4 गो MnO2 Mn का है और 6 गो H2SO4 में S का उपाचयक है। उत्प्रेरक आवर्धित सामग्री उत्प्रेरक विस्मरण प्रक्रिया दर धीमी कर देता है तो कोई नहीं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का तनुकरण और बिना बुझे चूने के साथ पानी में प्रतिक्रिया करना। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का तनुकरण और बिना बुझे चूने के साथ पानी की अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है? पानी के वाष्पीकरण तथा कपूर क्रिस्टल का ध्रुवापातन करना। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? तो पानी के वाष्पीकरण और कपूर क्रिस्टल का ध्रुवापातन करना। विस्थापन प्रतिक्रिया देता है AgNO3 विलयन और कॉपर धातु में। संरक्षण के उदाहरण है सिल्वर के काले रंग की परत बनाना, तांबे के हरे रंग की परत बनाना और लोहे का भूरे रंग की परत बनाना। संक्षारण किसका उदाहरण है? सिल्वर के काले रंग का परत बनाना, तांबे में हरे रंग की परत बनाना और लोहे में भूरे रंग की परत बनाना, यह संक्षारण का उदाहरण है। फिर आता है अकार्बनिक रसायन। यूनेस्को ने 1869 में प्रकाशित आवर्त सारणी में 150 वर्ष पूर्ण होने पर 2019 को रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक्स ने गलत है ये किस वर्ग में एक परिवेश त्रिज्या किस वर्ग में एक परमाणुीय त्रिज्या समानता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। सही है। किसी एक वर्ग में परमाणु त्रिज्या समानता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। सही बात है। यदि किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम हो रहा है, केवल 2 सही, कौन सा सही है? तो केवल 2। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे अनुभार बढ़ता है इलेक्ट्रॉनों की बंधुता कम हो जाती है। किसी तत्व के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है उसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कम हो जाती है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक अर्थात उभयधर्मी है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक अर्थात उभयधर्मी है। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक पानी बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या है? तो Al2O3 ZnO। ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है तो सोडियम नहीं है, बाकी BF3 और H2 है। भूपट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। भूपट्टी पर द्रव्यमान के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन है? तो सिलिकॉन है। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। पृथ्वी पर अभी तक पहुंच की गई है 118 तत्वों की। पृथ्वी पर अभी तक कितने पहचान की गई है? 118 तत्वों का। रेत, हीरा, संगमरमर और शक्कर का मूल तत्व कौन है? तो मूल तत्व तुम्हारा हीरा है। हीरा खनिज बनावट है कार्बन का। इसका जो एक तत्व नहीं है तो गैस एक तत्व नहीं है, यह गैस एक यौगिक होता है। बाकी धातु, अधातु, उपधातु एक तत्व हो सकता है। प्रथम कृत्य में तैयार किया गया तत्व टेटेनियम है। प्रथम कृत्य में तैयार किया गया तत्व कौन है? तो टैक्टेनियम है। फिर आता है खनिज, धातु, खनिज, अयस्क, गुणधर्म और उपयोग। धातु, खनिज, अयस्क का गुणधर्म और उनके उपयोग क्या है? वह इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन जो धातु तत्व के लिए है तो H2। एक धातु इलेक्ट्रॉनिक धातु कौन होगा जिसका लास्ट मिल जाए? 2 8 8 2 एक धातु है, जबकि 8 7 क्या है? तो ये 8 है तो वो हो जाएगा, ठीक है। 7 है तो वो उपधातु है। 2 8 8 2 एक धातु है। ठीक है। सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों में बंद जिंक की बजाय टिन का लेप लगाते हैं क्योंकि टिन अपेक्षाकृत जिंक में अधिक अभिक्रियाशील है। चुंबक का अनुचुंबक के समचुंबक निकेल, पारा तथा लोहा लिटमस में किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो प्लेटिनियम में। लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है तो ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय है। लिथियम, सोडियम, फैसियम, सीजियम एक कमरे के तापमान पर द्रव्य रूप में रहता है, फैगेसियम। लौह, निकेल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम वह धातु जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, वो एल्युमिनियम है जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा में विद्युत का अनुचुंबकीय कौन है? तो तांबा। बाकी निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम विद्युत का चुंबकीय होता है, तांबा अचुंबकीय है। ठीक है। वह युग्मक जो अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण था। अनुचुंबकीय कौन है? तो कॉपर मैंने तांबा है। और लौह चुंबकीय कौन है? तो गोल्ड है, लौह चुंबकीय है।
लौह चुंबकीय, सॉरी गोल्ड नहीं है ये, जीडी कुछ और होता है, गोल्ड का कुछ और है जनरेट। लिथियम में पारा, लिथियम और पारा, लिथियम और एल्युमिनियम। सबसे हल्की धातु, सबसे भारी धातु कौन है? सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम। और सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम है। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन है? तो वो हीरा है। लोहा, सोना, प्लेटिनियम, टंगस्टन। सबसे कठोरतम धातु कौन है? तो टंगस्टन। सबसे कठोरतम धातु कौन सा है? तो वो टंगस्टन है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व पदार्थ कौन है? तो वो हीरा है। ठीक है। वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है तो वो नाइक्रोम। यह पदार्थ तो बहुत कठोर है और बहुत ही तन्य है तो वो है नाइक्रोम। सबसे भारी सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, मुख्य रूप से तत्व कौन है? तो वो यूरेनियम है। सबसे भारी प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्व कौन है? तो वो यूरेनियम है। सबसे भारी तत्व कौन है? तो यूरेनियम है। सबसे भारी धात्विक, सबसे भारी घनत्व वाली तत्व कौन है? तो प्लेटिनियम है। ठीक है। जिस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं वो रेडियम है। जिस धातु का उपयोग हम लोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं उसे हम लोग रेडियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे रेडियम कहते हैं। खनिज मिनरल अकार्बनिक ठोस है। खनिज जो मिनरल है वो क्या है? तो अकार्बनिक ठोस है। मोती का रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बाइड में होती है। मोती का जो रासायनिक संरचना है वो कैल्शियम कार्बोनेट में होती है। मोती का मुख्य अवयव क्या है? एर्गोसाइट और कांचोनियन। मोती का मुख्य अवयव क्या है? एर्गोनाइट और कांचोरियन। मोती का मुख्य अवयव क्या है? एर्गोनाइट और कांचोरियन है। मणिके या नीलम रासायनिक मुख्य रूप से जाना जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। मणिके या नीलम रासायनिक को रूप में जाना जाता है एल्युमिनियम और ऑक्साइड के रूप में। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3। नीलम या रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Al2O3। सोडियम, कॉपर, मरकरी, सिल्वर। जिस तत्व को मिट्टी के तेल से सुरक्षित रखा जाता है वो सोडियम है। जिस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है उसे सोडियम कहते हैं। सोडियम धातु संचरण केरोसिन में होता है। सोडियम धातु का संचरण किस में होता है? केरोसिन में होता है। आजकल सड़कों की रोशनी के लिए, आजकल सड़क में रोशनी के लिए पीली लैंप बहुतायत में प्रयुक्त रहता है। इन लैंपों में प्रयोग करते हैं सोडियम का। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है तो इसका प्रकाश एक वर्णीय और पानी के बूंदों को गुजरने पर विभक्त हो जाती है। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश में प्रयुक्त होता है क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों पर गुजरने पर विभक्त तो नहीं होता है। प्रतिदीप्ति नली सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली वस्तु पारा, वाष्प और आर्गन है। क्या लिखा है? प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली धातु पारा, वाष्प और आर्गन है। उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में सही कथन क्या? उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में होता है। एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम जस्ता में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली सोना है। सोना को घोला जा सकता है अम्लराज में। सोना को किसमें घोला जा सकता है? अम्लराज में। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितने का होता है? 24 कैरेट का। अति मुलायम खनिज टाल्क स्लोप स्टोन मुख्यतः कैल्शियम सिलिकेट है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। वह जिसमें कैल्शियम विद्यमान होता है वो जिप्सम है। किसमें कैल्शियम विद्यमान होता है? तो जिप्सम में होता है। सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी। सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी। सीमेंट का मुख्य घटक कौन है? चूना पत्थर और सिलिका की मिट्टी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? कैल्शियम सल्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 हाफ H2O। डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम देखो, जो डॉक्टर है, कलाकार है, मूर्तिकार है, जिस कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं ना उसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना है जिप्सम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना हुआ है? तो जिप्सम का बना हुआ है। मोनाजाइट अयस्क है थोरियम का। मोनाजाइट अयस्क है थोरियम का। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का है। माइका क्या है? माइका उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है। माइका क्या होता है? उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है। लोहा, इस्पात, खिलौने, ग्लास, कोहरी और विद्युत में से वो जिसका उपयोग अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं वो कौन है? तो वो विद्युत है। कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो विद्युत का। कच्चे माल के रूप में अभ्रक, जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में, जो हमारा अभ्रक है उसका प्रयोग किसमें करते हैं? विद्युत के रूप में। उष्मा का अच्छा चालक कौन है? तो पारा। उष्मा का अच्छा चालक कौन है? तो पारा है। पारा, बेंजीन,
जल, पारा, बेंजीन, चमड़ा में से ऊष्मा का सर्वाधिक चालक कौन है? तो पारा है। इसके बाद ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन है? तो वो भी पारा है। ऊष्मा का सबसे अधिक चालक कौन है? तो पारा। और ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन है? तो एक मिनट, ऊष्मा का सर्वाधिक चालक कौन है? तो ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक भी पारा। ऐसे कैसे हो सकता है? सामान्य ताप पे द्रव में कौन होता है? तो पारा। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग करते हैं क्योंकि उसकी विशेषता होती है उच्च संचरण की शक्ति। आयरन, लेड, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम के वह जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है तो वो लेड है। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तब भाप गुजरती है तांबे के ऊपर से। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तब भाप गुजरती है तांबे के ऊपर से। लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। लोहा कहाँ से प्राप्त करते हैं? हेमेटाइट से। इसके बाद मैग्नेटाइट लॉयस में से बेलेडीला छत्तीसगढ़ का खनन होता है हेमेटाइट का। कहता है बेलेडीला छत्तीसगढ़ से किसका खनन होता है? हेमेटाइट का। बेलेडीला का जो छत्तीसगढ़ है वहाँ से हेमेटाइट का उत्खनन होता है। जस्ता जो है, जस्ता लोहे में जल्दी जंग नहीं लगाता। जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है। रसद में उपचयन क्षमता होती है। यशद में उपचयन की क्षमता होती है। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बचाती है क्योंकि उसमें विद्यमान होता है यशद जस्ता की परत। जस्तेदार लोहे की चादर जंग से बचाती रहती है क्योंकि उसमें विद्यमान क्या होता है? रसद या जस्ते की परत। ग्लैवनीकृत लोहे का लेप होता है जस्ते का। ग्लैवनीकृत लोहे पर लेप होता है किसका? तो जस्ते का। लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है ऑक्सीजन तथा नमी का। लौह युक्त क्षयकरण में आवश्यक किसका? ऑक्सीजन तथा नमी का। लौह धातु में के क्षयकरण के लिए आवश्यक क्या है? ऑक्सीजन तथा नमी। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनिडीकृत होती है। इसका अर्थ है कि उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनिडीकृत होती है। इसका अर्थ है कि इस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेप होता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। इसके बाद साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनुनाशित होती है तब वे पूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है। उसे जंग कहते हैं। क्या कहता है? साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है जिसको जंग कहते हैं। धातुएं एबीसी के मानक इंटीग्रेट विभव 0.5 वोल्ट से -12 वोल्ट है। तो धातु का अपचयन शक्ति बी का जाता है। फिर Ca। फिर धातु और उनके गुणधर्म। सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा कमरे के ताप पे द्रव्य है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है। सीसा या लेड ऊष्मा का कुचालक है। सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा को कमरे के ताप पे द्रव्य है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है। सीसा या लेड ऊष्मा का कुचालक है। सीसा या लेड क्या है? ऊष्मा का कुचालक है। फिर आता है विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत का सर्वोच्च सूचकांक चांदी है। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोच्च सूचकांक क्या है? तो वो चांदी है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन है? एल्युमिनियम है। सबसे अधिक लचीला और पीट कर बढ़ाया गया स्वर्ण है। देखो, सबसे अधिक और लचीला पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु किसे कहते हैं? तो स्वर्ण कहते हैं। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है पारा और सीसा। फिर विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है चांदी का। एल्युमिनियम में सबसे महत्वपूर्ण अयस्क किसका है? तो बॉक्साइट का है। एल्युमिनियम बनाने के लिए प्रयोग में आने वाला खनिज कौन सा है? वो बॉक्साइट है। इसके बाद जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है तो वो है एल्युमिनियम। वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है तो बॉक्साइट अयस्क से क्या मिलता है हमें? एल्युमिनियम मिलता है। इसके बाद जो बॉक्साइट का मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयोग करते हैं, क्या बॉक्साइट का मुख्य कच्चा माल के रूप में किसका प्रयोग करते थे? एल्युमिनियम उद्योग में करते हैं बॉक्साइट का कच्चा माल के रूप में प्रयोग। कोरेड्रम और कायोनाइट एक महत्वपूर्ण धातु अयस्क है एल्युमिनियम का। कोरेड्रम और कायोनाइट एक महत्वपूर्ण धातु अयस्क है एल्युमिनियम का। इल्मेनाइट जो भारतीय तट रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तृत एक खनिज है वो है टाइटेनियम। फिर से इल्मेनाइट जो एक की भारतीय तट रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है खनिज कौन सा है? टाइटेनियम है। सही कथन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अव्यय है। कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो दंत पेस्ट का एक अव्यय होता है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अव्यय होता है। भंजन पेट्रोलियम है। प्रगनन ताम्र है। हाइड्रोजनीकरण
खाद्य वसा है। हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा है। वाल्कनीकरण रबड़ है। फिर से एक बार, भंजन पेट्रोलियम में होता है। प्रगलन ताम्र में होता है। हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा में होता है। वर्लीकरण रबड़ में होता है। एल्युमिनियम बॉक्साइट है। कॉपर या तांबा क्यूपाइट होता है। कॉपर या तांबा में क्यूपाइट होता है। पारा या मरकरी में सिनेबर होता है। जिंक या जस्ता में कैलामाइन होता है। आयरन या लोह में हेमेटाइट होता है। हीरा का कार्बन है। हीरा में कार्बन है। संगमरमर में कैल्शियम है। बालू या रेत में सिलिकॉन है। मणिक या रूबी में एल्युमिनियम ऑक्साइड है। हीरा में कार्बन है। संगमरमर में कैल्शियम है। बालू या रेत में सिलिकॉन है। मणिक या रबी में एल्युमिनियम ऑक्साइड है। इसके बाद जल से हल्का क्या होता है, तो सोडियम। जल से भी हल्का क्या है, तो वो सोडियम है। इस्पात, पारा तथा सोना के उनके घनत्व का अवरोही क्रम, मैंने ज्यादा घनत्व किसका होता है, सोना का, फिर पारा का, फिर इस्पात का। इसके बाद सबसे उच्च गलनांक किसका होता है, तो बोरॉन का। सबसे उच्च गलनांक किसका होता है, तो बोरॉन का होता है। जिस धातुक्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे कहते हैं प्रगलन। जिस धातुक्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रगलन कहते हैं। मिश्र धातुएं, इसके बाद मिश्र धातु है तो स्टील है, पीतल है, ब्रॉन्ज है। स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज है। तांबा मिश्र धातु नहीं होता है। वह धातु जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों के पुर्जों के काम किया जाता है वो एल्युमिनियम है। वह धातु जिसमें बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों में काम में लिया जाता है वो एल्युमिनियम है। पारद धातु मिश्रण क्या होता है, पारद युक्त मिश्र धातु कहते हैं। पारद धातु मिश्रण क्या है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम और लोहा धातु अमलगम नहीं बनाती है, तो लोहा अमलगम नहीं बनाती है। बाकी जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम अमलगम बनाती है। इसके बाद मिश्र धातु में अमलगम कौन नहीं बनाती है, तो अमलगम किसमें बनता है, तो मिश्र धातु में पारा और जस्ता का अमलगम बनता है। टाका एक मिश्र धातु है टीन और शीशे का। टाका एक मिश्र धातु है टीन और शीशे का। टाका एक मिश्र धातु है टीन और शीशे की। कांसा एक धातु है तांबा और टिन का। कांसा एक मिश्रित धातु है तांबा और टिन का। कांसा एक मिश्रित धातु किसका है, तांबा और टिन का है। जर्मन सिल्वर निकेल का है। जर्मन सिल्वर निकेल का है। सोल्डर टिन का है। सोल्डर टिन का है। सोल्डर टिन का है। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन का है। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन का है। हाइपो सोडियम का है। जर्मन सिल्वर निकेल का है। सोल्डर टिन का है। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन का है। हाइपो सोडियम का है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना, जर्मन सिल्वर चांदी कहाँ से आएगा, 0% होगा। तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, निकेल, वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, तो एल्युमिनियम जर्मन सिल्वर में नहीं होता है। उसमें तांबा होता है, जस्ता होता है, निकेल होता है। तांबे के मिश्र धातु को जोड़ा जाता है पीतल और कांसा के द्वारा। इसके बाद तांबे का गन मेटल में तांबे किसमें अधिकतम होता है, कांसा में। तांबा अधिकतम मात्रा किसमें मिलेगा, तो कांसा में मिलेगा। तांबा अधिकतम मात्रा में किसमें होता है, कांसा में होता है। इन सभी उभय घटक में विद्यमान है तांबा। वह धातु जो पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर सभी में उभय के रूप में विद्यमान होता है तो वो है तांबा। पीतल, कांसा, जर्मन सब में आपको क्या मिलेगा, तो तांबा मिलेगा। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। पीतल जो है एक मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। पीतल एक मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। इसके बाद पीतल तांबा तथा जस्ते का मिश्रण है। पीतल जो है तांबा तथा जस्ते का मिश्रण है, मिश्र धातु है। पारदीप्त मिश्रण वे पदार्थ है जिसमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है। पारदीप्त मिश्रण वे पदार्थ है जिसमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होते हैं। पीतल, तांबा तथा जस्ते मिश्र धातु है। पारदीप्त मिश्रण वे पदार्थ है जिसमें पारा अनिवार्यता सम्मिश्रित होते हैं। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। पीतल का जो रंग है वो हवा में फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। ताम्र प्रदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः परत चढ़ाई जाती है, रांगे या टीन की। मिश्र धातु जिस पदार्थ के संयोग के निष्फलक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है वह है निकेल। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। स्टील की कठोरता अगर बढ़ाना है तो उसमें क्या बढ़ाएंगे हम लोग, क्या मिलाएंगे, कार्बन की मात्रा मिलाएंगे। इस्पात या स्लेग आधार सामग्री हो सकती है आधा सड़क के निर्माण, कृषि मृदा के सुधार और सीमेंट के उत्पादन के लिए। इस्पात स्लेग आधार सामग्री हो सकती है सड़क, बेस रोड के निर्माण में, कृषि मृदा के सुधार और सीमेंट के उत्पादन के लिए।
वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, जो उच्च ताप पर प्रतिरोध कर सकता था, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोध होती है, उसे कहते हैं क्रोमियम। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता हो, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता हो तथा जिसमें उच्च कठोरता तथा अपकर्षण प्रतिरोध होती है, उसे क्रोमियम कहते हैं। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु कौन है? जंग रहित लोहा बनाने में वो क्रोमियम है। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्व मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, निकेल हुआ जाता है तो उसके प्रयुक्त नहीं होता, तो सिलिकॉन, मैग्नीज, सिलिकॉन नहीं होता है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन है? धब्बा रहित लोहे बनाने के लिए, याद रखिएगा, धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन है? तो वो क्रोमियम है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का। स्टेनलेस मिश्र धातु में क्या क्या मिलेगा आपको? लोहा मिलेगा, क्रोमियम मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, कार्बन मिलेगा। इसके बाद जो स्टेनलेस स्टील में लोहे में मिलाया जाता है, जो स्टेनलेस स्टील बनाते हैं उसमें लोहे में क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है। स्टील में क्या होता है? 0.1 से लेकर 2% तक कार्बन होता है। स्टील में क्या होता है? 0.1 से लेकर 2% तक कार्बन होता है। अधातुएं, कार्बन और उसके विभिन्न रूप। अधातुएं में कार्बन और उसके विभिन्न रूप। सार्वधिक यौगिक निर्माण होता है कार्बन का। सार्वधिक यौगिक का निर्माण कहाँ होता है? तो कार्बन का होता है। हीरा, ग्रेफाइट और कोयले में कार्बन, सभी में कार्बन होता है। ग्रेफाइट और हीरा मूलतः परमाणु बने होते हैं कार्बन के। ग्रेफाइट और हीरा मूलतः कार्बन डैश के परमाणु से बने हैं, तो कार्बन के परमाणु से बने हैं। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में सही कथन क्या है? ये एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में सही कथन क्या है? ये एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। इसके बाद केवल कार्बन से बना कौन होता है? तो ग्रेफीन। केवल कार्बन से क्या बना होता है? तो ग्रेफीन। केवल कार्बन से क्या बना होता है? ग्रेफीन। ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्रेफीन क्या होता है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सो कार्बन और फ्लोरीन में कार्बन का अपरूप नहीं है, तो ऑक्सो कार्बन नहीं है, बाकी हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन कार्बन का अपरूप है। पेंसिल का लीड ग्रेफाइट का बनता है। पेंसिल का लीड किसका बनता है? ग्रेफाइट का। स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो क्यूराइट। एक मिनट, स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो ग्रेफाइट का। स्नेहक। लुब्रिकेंट के रूप में किसका, स्नेहक के रूप में या लुब्रिकेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन है? तो ग्रेफाइट है। उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स के रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप किसका है? तो ग्रेफाइट का है। कार्बन के तीसरे अपरूप की खोज के 3 वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा की गई थी, जिसे सामान्य शास्त्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। उस टीम में सम्मिलित थे रॉबर्ट एफ कार्ले, सर हेराल्ड डब्ल्यू कैटर और रिचर्ड ई मार्ले। बुक मिनिस्टर फ्लोरीन क्या है? तो कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है, जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने बहुफलीय संरचना से जुड़े होते हैं। सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। सेविन कीटनाशक है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है। टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लोरीन युक्त बहुलक है। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, बालू में कार्बन। बालू में कार्बन नहीं होता है। लिग्नाइट, टीन, सोन, चांदी, लोहा कार्बन में मिलता है, तो लिग्नाइट में आपको कार्बन मिलेगा। लिग्नाइट में आपको कार्बन मिलेगा। कोयले के बिटुमिनस लिग्नाइट पीट सेटेनाइट वह जिसमें विशेष प्रक्रम की अपेक्षा अधिक प्रतिशत में कार्बन होता है, तो एथेनाइट। मैंने ऐसा कौन सा कोयला है जिसमें अपेक्षाकृत अधिक कार्बन पाया जाता है? तो एंथनेसाइट में पाया जाता है। ढलवा लोहा, पिटवा लोहा में धातु कार्बन की मात्रा अधिकतम किसमें होती है? तो ढलवा लोहे में होती है। हीरा, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट, रवा, क्रिस्टल नहीं है, तो गंधक आपका रवा या क्रिस्टल नहीं है। कांच को उत्कीर्ण या खोचा जा सकता है हीरे से और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। कांच में प्रयुक्त किया जाता है तो हीरे से और फ्लोरो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। एक कैरेट के बराबर 200 मिलीग्राम होता है। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है और एक कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम के। प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट का। प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का। इसके बाद किसका उपयोग अभियांत्रिकी हीरे के उत्पादन में करते हैं? तो ग्रेफाइट का। किसका उपयोग अभियांत्रिकीकृत लोहे हीरे के उत्पादन में करते हैं? तो ग्रेफाइट का।
ग्राफीन के संदर्भ में सही कथन क्या है? ग्राफीन के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो यह एक द्विआयामी पदार्थ है और इसकी विद्युत चालकता उच्चतम होती है। ग्राफीन के संदर्भ में क्या है? तो यह एक द्विआयामी पदार्थ है और इसकी विद्युत चालकता उत्तम होती है। या वह अब तक जांचे गए सबसे तनुकृत, सबसे परिवर्तनशील पदार्थ में से एक है। यह अभी तक जांचे गए सबसे तनुकृत, सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से एक है। इसका टच स्क्रीन एलईडी और कार्बन एलईडी के लिए घात चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे मजबूत कार्बन किसमें होता है? तो ग्राफीन में। सबसे मजबूत कौन है इसमें? तो ग्राफीन सबसे मजबूत है। अगर जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील और ग्राफीन देगा और पूछेगा सबसे मजबूत क्या है, तो हम लोग बोलेंगे ग्राफीन सबसे मजबूत है। ऑटोमोबाइल एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाली अवयव कंपोनेंट के विनिर्माण में कार्बन तत्व, कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन तंतु एक बार में प्रयुक्त होने वाले पुनः चक्रित रिसाइकल किए जा सकते हैं। ठीक है। कैल्शियम सिलिकेट की उपस्थिति में जल को कठोर बना देती है और वह देखो क्या लिखा, कैल्शियम सिलिकेट की उपस्थिति में जल को कठोर बना देती है और वह उपयोग योग्य नहीं होता। हीरा, तांबा, लोहा से कठोर। हीरा जो है वह तांबा और लोहा से भी कठोर होता है। बॉक्साइट, फास्फोरस, ग्रेफाइट, सिलिकॉन अवयव में से भारी मशीनों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्नेह के रूप में ग्रेफाइट का। भारी मशीनों में स्नेह के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। शुष्क बर्फ कहते हैं हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। सल्फर, सिलीनी धातुओं में से विद्युत का मंदन चालक नहीं होता है, तो सीजियम में नहीं होता है। हाइड्रोजन और उनके यौगिक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और तांबा वे तत्व है जिनमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन में आपका न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन में आपका न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन में। एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिकों का सूत्र क्या होगा? तो XH4 होता है। एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र क्या होता है? XH4 होता है। भार के अनुसार H2O का हाइड्रोजन का प्रतिशत 11.11% होता है। भार के अनुसार पानी में H2O का हाइड्रोजन का प्रतिशतता कितना है? तो 11.11% है। हाइड्रोजन गैस का एक मोल अनुग्राम ऑक्सीजन अधिके के जल का भर 290 किलोग्राम उष्मा देती है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस जलने में उत्पन्न होगी 580 किलोग्राम उष्मा। हाइड्रोजन के जलने से बनेगा पानी। हाइड्रोजन के जलने से क्या बनता है? पानी। हाइड्रोजन के जलने से क्या बनता है? पानी। मिट्टी के तरल हाइड्रोजन, कोयला और डीजल ईंधनों में न्यूनतम वायु प्रदूषण करता हाइड्रोजन। न्यूनतम वायु प्रदूषण कौन करेगा? तो सिंपल सा बात है भैया, हाइड्रोजन करता है। भौतिक रूप से हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है हाइड्रोजन गैस के संपीड़ित से। भौतिक रूप से हाइड्रोजन गैस को कहाँ भंडारित किया जाता है? हाइड्रोजन गैस के संपीड़ित से। भारी जल एक प्रकार का शीतलक और मंदक होता है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? शीतलक और मंदक है। भारी जल एक प्रकार का शीतलक और मंदक है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हमसे पूछेगा भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों तरह में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साधारण पानी और भारी पानी है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साधारण पानी और भारी पानी है। गुरु जल क्या है? तो ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन है। गुरु जल क्या होता है? ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन होता है। गुरु जल क्या है? तो ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन होता है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन के स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी पानी वह पानी है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। भारी जल की खोज की थी H.C. उरे ने। भारी जल की खोज किसने की थी? H.C. उरे ने। भारी जल की खोज किसने की थी? H.C. उरे ने। भारी जल का अनुभार होता है 20। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। वाटर गैस क्या है? तो CO प्लस H2। वाटर गैस क्या है? तो CO मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। वाटर गैस किसे कहेंगे? CO प्लस H2 से होता है। कठोर जल में प्रयुक्त नहीं है। कठोर जल प्रयुक्त नहीं है। पीने के लिए प्रयुक्त नहीं है। साबुन से कपड़े धोने के लिए भी प्रयुक्त नहीं होता कठोर जल। बॉयलर के लिए भी प्रयोग नहीं है और फसल की सिंचाई के लिए भी कठोर जल प्रयुक्त नहीं होता है। पानी की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी कौन? हमसे पूछेगा पानी की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी कौन है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के सल्फेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के सल्फेट है। जल का पीएच मान कितना होता है? लगभग में 7। शुद्ध पानी का शुद्धतम रूप कौन है? तो वर्षा का पानी है। वह विलयन जिसके पीएच का मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय विलयन है। पानी आयनिक लवण का सुविधा लायक है क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्णन अधिक है।
पानी के आणविक लवण सुविधा लायक है क्योंकि इसमें विद्युत आघूर्ण अधिक होता है। जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय होती है। जल जो है किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है, इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय होती है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निम्नीकरण द्वारा। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है विनिर्वनीकरण द्वारा। हीलियम और फ्लोरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में पीने के शुद्ध करने का प्रयोग में लाई जाती है क्लोरीन को। समुद्री जल को शुद्ध कर शुद्ध जल में बदला जाता है उत्क्रम परासरण प्रक्रिया द्वारा। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जाता है उत्क्रम परासरण प्रक्रिया द्वारा। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जाता है उत्क्रम परासरण प्रक्रिया द्वारा। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को उत्क्रम परासरण कहते हैं। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है उत्क्रम परासरण। फिटकरी गंदले पानी को स्वच्छ करता है स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। फिटकरी जो है गंदले पानी को स्वच्छ करता है स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन है? तो हाइड्रोजन है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सा होता है? मान लीजिए कोई वनस्पति तेल है, उससे वनस्पति घी बनाना, तो हमें इसमें हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त करना होगा। वनस्पति तेल वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग आने वाला उत्प्रेरक को निकेल कहते हैं। वनस्पति तेल में वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक कौन है? तो वो निकेल है। अब आइए सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन, अक्रिय गैसों में पढ़ेंगे। सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन और अक्रिय गैसों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। नोबेल गैस किसे कहते हैं? तो इसमें से हीलियम नोबेल गैस है। हीलियम क्या है? नोबेल गैस है। सल्फर, हाइड्रोजन, हेलोजन, अक्रिय गैस पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि नोबेल गैस कहलाती है तो हीलियम। आर्गन, क्रिप्टॉन, जेटॉन, रेडॉन वह तत्व जो नोबेल गैस नहीं है तो एक्टिनियम नहीं है। बाकी आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन ये तत्व नोबेल गैस है। वायुमंडल में सबसे कम किसकी मात्रा? देखो वह गैस जिसकी मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी मात्रा, देखो आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सबसे मात्रा कम किसकी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की है। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग होती है 78%। N2O2 कार्बन तथा H2 में गैसीय चक्र नहीं है तो हाइड्रोजन H2 का नहीं है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित किया जाता है हीलियम को। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के साथ क्या मिश्रित करते हैं? हीलियम को। सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार अष्टफलीय है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा है? तो अष्टफलीय है। जल में आसानी से घुलनशील क्या है? तो अमोनिया है। जल में आसानी से घुलनशील कौन होता है? तो अमोनिया होता है। इसके बाद इसे हंसी पैदा करने वाले गैस के रूप में जाना जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड को। इसे हंसी पैदा करने वाले गैस के रूप में जाना जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड को। हास्य गैस, लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग करने वाली हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। और वह जिसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं वो है जिनॉन को। वह जिसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं वो कौन है? तो वो जिनॉन को कहते हैं। जिनॉन को हम लोग स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। फिर बोडो मिक्सचर कॉपर 2 सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल का मिश्रण है, इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं। बोडो मिक्सचर कॉपर 2 सल्फेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल का मिश्रण, इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं। बेसिक अम्ल औषधि उपयोग खाद्य परीक्षक के रूप में प्रयोग करते हैं। और शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है स्थलीय मंडल और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा प्रभावित। नाइट्रोजन मुक्त से होता है स्थलीय मंडल और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। एक मिनट, नाइट्रोजन मुक्ति से स्थलीय मंडल और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। वायुयानों में टायर भरने के लिए प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन गैस का। वायुयानों में टायरों में भरने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर वह तत्व जिसकी कमी, मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर का वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते थे, उनका भक्षण करते थे नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा मुक्त है उसे कहते हैं हम लोग नाइट्रोजन की कमी होती है। जैविक नाइट्रोजन निर्धारण संबंधित है नीला हरा शैवाल से। सामान्यतः गुब्बारे में भरी जाती है हीलियम गैस। सामान्यतः गुब्बारे में क्या भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है।
वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम का हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन में सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में क्या रहता है? तो आयोडीन। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था पर कौन रहता है? तो आयोडीन रहता है। गायसीन ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है, तो गायसीन ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है। बाकी एलेनिन और सेटिन ऑप्टिकल सक्रिय है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो फ्लोरीन है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो फ्लोरीन है। ब्रोमीन होता है लाल द्रव्य। ब्रोमीन क्या होता है? तो एक तरह का लाल द्रव्य है ब्रोमीन। वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ानाशक की तरह करते हैं वो ब्रोमीन है। वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह करते हैं वो ब्रोमीन है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, वह तत्व जो द्रव्य के रूप में पाया जाता है वो ब्रोमीन है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब से भरी जाती है नियॉन, आर्गन गैस तथा पारद वाष्प। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पे क्या भरी जाती है? नियॉन, आर्गन गैस और पारद वाष्प के रूप में। अम्ल, क्षार तथा लवण क्या है? एसिडिट होते हैं। भस्म, एसिडिट क्या होते हैं? तो भस्म होते हैं। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला एक्वारिजिया बनाया जाता है नाइट्रोजन अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर। स्वर्णकारों का प्रयोग करने वाला एक्वारिजिया बनाया जाता है नाइट्रोजन अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने का मूल्यांक को। पीएच एक मूल्यांक किसको दर्शाता है? किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने के मूल्यांक को। एक घोल का पीएच मान 3 से 6 तक बदलता है जहां एच आयरन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाती है। उदासीन विलयन तथा आश्रित जल, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान संभव है 7 से कम। एक विलयन में लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। आपको 3 परख नलियाँ दी गई जिससे एक को आश्रित जल है और अन्य 2 में एक अम्लीय विलयन, दूसरा क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस को नीला कर देगा? तो क्षारीय विलयन को कर देगा। शुष्क HCl, शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता क्योंकि कोई H हाइड्रोजन है, H3O आयरन मौजूद नहीं होगा। रसायन उद्योगों में तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है H2SO4 का। रसायन उद्योगों में तेजाब को मूल रासायनिक माना जाता है H2SO4 के रूप में। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करती है, तो CO2 गैस मुक्त करती है। कॉपर सल्फेट को जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि यह लवण होता है जल अपघटन का। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि यह लवण होता है जल अपघटन का, जल अपघटन का। आयोडीनीकृत लवण में होता है पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीनीकृत लवण में क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड होता है। लुई अम्ल नहीं है तो NH3 नहीं है। AlCl3 में से लुई अम्ल कौन नहीं है? तो NH3 नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल तनु बनाने के लिए पानी में मिलाया जाता है, ना कि अम्ल का। क्या लिखा है? सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल है और उसको तनु बनाना है तो उसमें पानी मिलाएंगे, ना कि अम्ल में पानी। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती, इसीलिए हम सब पानी मिलाते हैं। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। चूने का पानी दुधिया हो जाता है CO2 के द्वारा। चूने का जो पानी है वो दुधिया हो जाता है CO2 के द्वारा। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नमक का पानी, वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है तो वो क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नमक का अम्ल है वो। क्या ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है कैरोसिन में? ऑक्सीजन किस में नहीं होता है? तो कैरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है। नीलात होता है, रासायनिक रूप क्या है? तो कॉपर सल्फेट का। नीलात होता किसका रासायनिक रूप है? तो कॉपर सल्फेट का है। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन को कॉपर सल्फेट कहते हैं। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन को क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट कहते हैं। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस है अमोनिया। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है। वॉशिंग सोडा क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। कास्टिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कास्टिंग सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नीलात होता क्या है? कॉपर सल्फेट है। हाइपो क्या है? सोडियम थायोसल्फेट है। हाइपो क्या है? सोडियम थायोसल्फेट है। एल्पस सॉल्ट क्या है? मैग्नीशियम सॉल्ट है। एप्सम सॉल्ट क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट होता है। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर से एक बार, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, कास्टिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीलात होता कॉपर सल्फेट है। हाइपो सोडियम थायोसल्फेट है। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है।
ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। वॉशिंग पाउडर क्या है? सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर क्या है? सोडियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। खाने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। खाने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। बेकिंग सोडा क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अग्निशामक पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। अग्निशामक में पाक सोडा में बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। विरंजक चूर्ण का उत्पादक हेक्सोनुक्लेर संयंत्र में होता है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेनेक्सेलेक्सर संयंत्र में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या लिखा है? वह लवण जो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है वह सोडियम क्लोराइड है। वह लवण जो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है उसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। खाने का नमक NaCl बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। खाने का नमक NaCl कैसे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। NaCl में मौजूदा पेरिस फ्लोरेट के स्थापन दर वृद्धि होती है। सीमेंट के जिप्सम का उपयोग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। और सभी क्षारीय मृदा धातु जल योजन लवण उत्पन्न करते हैं। सभी क्षारीय मृदा धातु जल योजित लवण उत्पन्न करते हैं। हमको बताना है कि विरंजक चूर्ण के निम्नलिखित कितने बताना है। ये हल्के पीले रंग के होते हैं। विरंजक जो चूर्ण होता है वो हल्के पीले रंग के होते हैं। ऑक्सीकारक होते हैं। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करते हैं। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया करके क्लोरीन को निष्कासित करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर में क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं जिसका कारण है CO2 गैस। जब इन लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण क्या है? CO2 गैस। फोटोग्राफी प्लेट में विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट अपचारक के भांति उपयोग करते हैं। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति प्रयोग करते हैं। एक एग्रेटेक रूप में प्रयुक्त किसका करते हैं? तो क्या लिखा है? वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एंटीक्लोरीन रूप में प्रयुक्त होता है वो क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट है। फोटोग्राफी में स्थायीकरण हेतु प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा। लिथियम बाइकार्बोनेट। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार। लिथियम बाइकार्बोनेट से गठिया का उपचार करते हैं। दुधिया मैग्नीज से प्रति अम्ल। दुधिया मैग्नीज से ये एक तरह का प्रति अम्ल है। दुधिया मैग्नीज क्या है? तो प्रति अम्ल है। फोटोग्राफी में उपयोग करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी प्लेट की परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। फोटोग्राफी प्लेट में परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड का। अन्य आयनिक यौगिक में संबंधित निम्न कथन विचार कीजिए। आयरन यौगिक अल्कोहल में अविलय होते हैं। आयरन यौगिक अल्कोहल में अविलय होते हैं। आयनिक यौगिक अल्कोहल में अविलय होते हैं। फिर आता है अल्कोहल शहद। अल्कोहल पानी शहद और ग्लिसरीन। सबसे अधिक सैन्य क्या है? तो शहद है। कार्बनिक रसायन हाइड्रोकार्बन। अनुकादित आदिम भूमि परिस्थिति का पदभाव में सही अनुक्रम क्या है? मिथेन हाइड्रोजन साइनाइड नाइट्रोजन अरेनियम। क्या लिखा है? अनुकादित आदिम भूमि परिस्थिति में प्रदभाव का सही अनुक्रम क्या है? मिथेन हाइड्रोजन साइनाइड नाइट्रिगल और एनिमो अम्ल। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो कार्बन है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो वो कार्बन है। सभी जैव यौगिकों का सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कौन है? तो कार्बन है। सभी जैव यौगिकों का सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व क्या है? तो वो कार्बन है। इसके बाद हमको बताना है वो तत्व वह जो पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी कौन है? कार्बन है हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है।
कार्बन के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार सही क्रम क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। हाइड्रोकार्बन के अनुभार के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार सही क्रम क्या है? मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु उपबंध किए जाते हैं उन्हें कहलाता है एल्कीन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु उपबंध जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? उन्हें एल्कीन कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के रासायनिक आयुध के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो मस्टर्ड गैस का करते हैं। मस्टर्ड गैस में रूप में प्रयोग करते हैं रासायनिक युद्ध का। मस्टर्ड गैस में किसका प्रयोग करते हैं? रासायनिक युद्ध का। विस्मात मस्टर्ड गैस होती है द्रव्य रूप में। विस्मात मस्टर्ड गैस कैसी होती है? द्रव्य रूप में। इसके बाद जो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होता है वो ब्यूटेन है। जो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होता है वो क्या है? वो ब्यूटेन है। भोपाल गैस त्रासदी होती है मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से। भोपाल गैस त्रासदी कैसे होती है? मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हुई थी। छापेमारी में प्रयोग आने वाला स्याही प्राप्त होता है मीथेन अपघटन से। छपाई में प्रयोग में आने वाला स्याही कहाँ से प्राप्त हुआ था? मीथेन के अपघटन से। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन है? धान का खेत। मीथेन गैस को उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? धान का खेत है। फिर आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकारी से। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार है। डीडीटी कीटनाशक है। डीडीटी क्या है? तो कीटनाशक है। निकोटिन क्या है? तो तंबाकू है। निकोटिन तंबाकू है। फल पकाने में सहायता करता है इथेफॉन। फल पकाने में कौन सहायता करता है? फल पकाने में कौन सहायता करता है? इथेफॉन करता है। फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड का। देखो फल पकाने में सहायता कौन करता है? इथेफॉन। फल पकाने के लिए उपयोग में किसका लाते हैं? कैल्शियम कार्बाइड का। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उत्पन्न होता है एसिटिलीन। फलों को पकाने में बढ़ावा देता है एथिलीन। फलों को पकाने के लिए क्या बढ़ावा देते हैं? एथिलीन का। वह गैस जो मिश्रण में जो गैस ब्रीडिंग में प्रयुक्त करते हैं वो ऑक्सीजन और एसिटिलीन है। फिर आता है एसिटिलीन के बारे में सत्य कथन क्या है? वेल्डन उद्योग में इसका प्रयोग करते हैं। वेल्डन उद्योगों में इसका प्रयोग करते हैं या प्लास्टिक के निर्माण करने के लिए एक उपयुक्त कच्चा माल है। फिर आता है फ्लोरीन्स। कार्बन परिवार का अपरूप है C16। शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। कैरोटीन। मानव त्वचा के बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है कैरोटीन। मस्टर्ड गैस। रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य है टेफ्लॉन। फ्लोरीन युक्त बहुलक है। टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लोरीन युक्त बहुलक है। फिर आता है ब्लैक गोल्ड। क्या है? प्रयोगशाला में संश्लेषण के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले केवलर को बनाया गया 1964 में। सबसे पहले केवलर का संश्लेषण हुआ था केवलर का 1964 में। फिर फ्लोरीन बना 1985 में। ग्राफीन बना 2004 में। ग्राफीन जो आया है वो 2004 में आया है और ब्लैक गोल्ड आया है 2019 में। केवलर 1964 में, फ्लोरीन 1985 में, ग्राफीन 2004 में, ब्लैक गोल्ड 2019 में आया है। पायराइन अग्निशामक है। पायरीन क्या है? तो अग्निशामक है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा है। फ्योन क्या है? तो प्रशीतक है। फ्योन क्या है? तो प्रशीतक है। सीओ का संबंध आबंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर क्या है? तो 3 है सीओ में। बेंजीन के लिए सत्य क्या है? इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। बेंजीन के लिए सत्य क्या है? इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। बेंजीन के लिए सत्य क्या है? इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। निम्न कार्बन यौगिकों के उनके गलनांक के संदर्भ में घटता क्रम में कीजिए। तो एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल, मीथेन। एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, मीथेन और इथेन होता है। इथेनॉल फिर मीथेन। एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल और मीथेन होता है। फिर आता है अल्कोहल। अल्कोहल पानी में अयोग्य बनाया जाता है। एथिल अल्कोहल को पीने में अयोग्य बनाया जाता है मेथनॉल और पिरामिडीन को मिलाकर। एथिल अल्कोहल को पीने में अयोग्य बनाया जाता है मेथनॉल और पिराडीन को मिलाकर। फिर आता है उन शराब त्रासदियों जिनका परिणाम स्वरूप अंधता अधिक होती है हानिकारक पदार्थ है मेथिल अल्कोहल का। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता अधिक होती है वे हानिकारक पदार्थ है मेथिल अल्कोहल का। वुड स्प्रिट भी कहा जाता है मेथिल अल्कोहल मेथनॉल को। वुड स्प्रिट कहा जाता है मेथिल अल्कोहल मेथनॉल को। शक्कर का किन्वरण से बनता है इथाइल एथिल अल्कोहल। शक्कर के किन्वरण से क्या बनता है? इथाइल एथिल अल्कोहल। ग्लूकोज में एथिल अल्कोहल को जिस एंजाइम में बदल दिया जाता है वह है जाइमेज। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल के जिस एंजाइम से बदल दिया जाता है वो कौन है? वो जाइमेज है। सीसा के अति उच्च कच्चा माल क्या है? तो अल्कोहल के उत्पादन के लिए। सीसा का उच्च कच्चा माल क्या है? अल्कोहल के उत्पादन के लिए है। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनी शराब को बियर कहते हैं। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनी शराब को बियर कहते हैं।
पुरुष द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर उपयोग करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में। देखो क्या कह रहा है ये फिर से, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की जांच के लिए फिल्टर पेपर का उपयोग करते हैं, वो क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का बहुलक। इसके बाद हमारे कौन सा जिसका प्राकृतिक रबड़ बहुलक है तो वो कौन है, तो आइसोप्रीन। जिसका प्राकृतिक रबड़ बहुलक है वो कौन है, वो आइसोप्रीन है। जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है, नायलॉन नहीं है, बाकी ऊन रेशम चमड़ा प्राकृतिक है, जबकि नायलॉन एक प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है। जो गैर संश्लेषी रेशे का उदाहरण कौन है, तो नायलॉन। जो गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है वो नायलॉन है। जो गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है वो नायलॉन है। बेकेलाइट रेशम किल्वर लेक्स, वह जो प्राकृतिक बहुलक है वो रेशम है। प्राकृतिक बहुलक कौन है, तो रेशम है, प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है, तो नाइट्रोजन। प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है, तो नाइट्रोजन है। वह बहुलक जो थर्मोप्लास्टिक नहीं है वो नियोप्रीन नहीं है। टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइलिन और पॉलीथीन प्राकृतिक बहुलक है, जबकि नियोप्रीन नहीं है। इसके बाद बहुलक नहीं है तो देखो स्टार्च, प्रोटीन, रुई, ये सब बहुलक है। भी तो खाने का, घी खाने का चीज़ तो कहाँ से हो जाएगा, स्टार्च, प्रोटीन और रुई ये सब बहुलक है। पॉलीथीन बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, एथिलीन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलीथीन बनाने के लिए हम लोग किस गैस का उपयोग करते हैं, एथिलीन का। पॉलीथीन में संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है एथिलीन का। प्लास्टिक से उत्पन्न की जाती है पॉलीएथिलीन गैस में। प्लास्टिक उत्पन्न होती है पॉलीएथिलीन गैस में। फर्श के टाइल्स बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मेलामाइन एक उदाहरण है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। फर्श टाइल बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। पॉलीएस्टर थर्मोस्टर के संदर्भ हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग होता है। सही कथन क्या है, इनके तंतुओं में ऊन और कपास तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करते हुए सम्मिश्रित किया जाता है। इन्हें बनी बोतलों के पुनः चक्र रिसाइकलिंग कर उसमें अन्य उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं। हाइड्रोजेल का उपयोग करते हैं रोगोत्रियों के नियंत्रित औषधि की डिलीवरी में। हाइड्रोजेलों का प्रयोग कहाँ करते हैं, हाइड्रीजेलों का प्रयोग रोगियों के नियंत्रित औषधि की डिलीवरी में। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो पॉलीएलमाइड का। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पॉलीएलमाइड का। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला बहुलक कौन है, तो पॉलीएलमाइड है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला बहुलक कौन है, पॉलीएलमाइड है। इसके बाद जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग करते हैं वो पॉलीकार्बोनेट है। वह बहुलक जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग करते हैं वो क्या है, वो पॉलीकार्बोनेट है। हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट या आवरण में अपना निर्माण किस फाइबर में प्रयोग करते हैं, केवलार का। हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण के लिए अपने निर्माण में किस फाइबर का उपयोग करते हैं, तो केवलार का करते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण में प्रयुक्त बहुलक कौन सा है, तो केवलार है। रेशेदार कांच, गन मेटल, शीशा, लिग्नाइट कांच के बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, लेमिनेटेड पटलित कांच का। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लेमिनेटेड पटरित कांच का। किसका उपयोग बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए करते हैं, केवलार और लेक्सॉन का। किसका उपयोग, वह कौन सा बहुलक है जिसका प्रयोग हम लोग बुलेट प्रूफ वस्तु बनाने के लिए करते थे, केवलार और लेक्सॉन का। इसके बाद निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। टेफ्लॉन ड्रेकॉन बहुलक है। टेफ्लॉन और ड्रेकॉन बहुलक है। नायोप्रिन संश्लेषित रबड़ है। नायोप्रिन क्या है, तो संश्लेषित रबड़ है। और पॉलीथीन पॉलीथिलाइन का बहुलक है। पॉलीथीन जो है वो पॉलीएथिलीन का बहुलक है। ना चिपकने वाली कढ़ाई, नॉन स्टिक कढ़ाई के निर्माण में प्रयोग करते हैं टेफ्लॉन का। ना चिपकने वाली कढ़ाई, नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में किसका उपयोग करते हैं, तो टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन क्या है, तो फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन क्या है, तो फ्लोरोकार्बन है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है। टेफ्लॉन बहुलक है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। टेफ्लॉन बहुलक है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है। बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे, जिंक ऑक्साइड का। ठीक है। पॉलीमर इसने बताना कि कौन सा पॉलीमर नहीं, तो कौन कौन पॉलीमर है, नायलॉन पॉलीमर है, टेफ्लॉन पॉलीमर है, पॉलीस्टाइलिन भी पॉलीमर है, पर कैप्रोलैटिनम पॉलीमर नहीं है। नायलॉन और टेफ्लॉन और पॉलीस्टाइलिन पॉलीमर है, जबकि कैप्रोटेलम पॉलीमर नहीं है। कृत्रिम पदार्थ नहीं है, तो फाइब्रोजन कृत्रिम नहीं है। बाकी लेक्सॉन, नायोप्रिन और टेफ्लॉन ये कृत्रिम है। लेक्सॉन
नायोप्रीन और टेफ्लॉन ये सब कृत्रिम है। उस उपभोक्ता उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले फ्लोर पदार्थ का संदर्भ में सही क्या है तो PFAS पेयजल खाद्य और खाद्य पैकेजिंग पदार्थों में व्यापक रूप से प्रयोग होता है। इसके बाद PFAS पर्यावरण में आसानी से नवीनीकृत डिग्रेडेबल नहीं होता है। PFAS लगातार संपर्क में परिवर्तित धातुओं में विचलन होता है। ठीक है। बीफ्रॉल BPA खाद्य अवशिष्ट सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। बिफकॉफ वे चिंता का कारण जिसमें प्लास्टिक के उत्पादन में संचलन प्रयुक्त घटक कौन है तो पॉलीकार्बोनेट है। फिनॉल का प्रयोग किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण में। फिनॉल का प्रयोग कहाँ करते हैं? बेकेलाइट के निर्माण में। बेकेलाइट बनता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संग्रहण से। बेकेलाइट बनता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संग्रहण से। सेलुलोज स्टार्च प्रोटीन और PVC में बहुलक है जिसे जैव नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है तो PVC का। बाजार में मिलने वाले अनेक च्युइंगम गम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत नहीं माना जाता है। अनेक च्युइंगम गमों में गोंद गेम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। फिर आता है कार्बनिक अम्ल। फॉरिक एसिड क्या है? फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज होता है। फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। HCOCCOH का अम्ल है। ये एक्साक्लोरिक अम्ल है। लंबे समय तक कठोर रासायनिक कार्यों को पश्चात मांसपेशियों में थकान और बल होने का कारण क्या है? लैक्टिक एसिड का संचय होना। नींबू खट्टा होता है नाइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू खट्टा होता है नाइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। लैक्टिक अम्ल दूध में। एसिटिक अम्ल सिरका में। साइट्रिक अम्ल नींबू में। ब्यूटेरिक अम्ल दूध युक्त मक्खन में। एस्कार्बिक अम्ल नींबू में। एस्कार्बिक अम्ल किसमें मिलता है? नींबू में। मोल्टोस माल्ट में। लैक्टिक अम्ल दही में। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में। अचार एसिटिक अम्ल। अचार क्या है? एसिटिक अम्ल में। खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल में। सेब मौलिक अम्ल में। शीतल पेय का सोडा वाटर कार्बनिक अम्ल में। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल ट्राइटिनिक अम्ल। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन है? टाइट्रिक अम्ल है। अंगूर इमली और केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान कौन है तो टाइट्रिक अम्ल है। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। बेकिंग सोडा के निर्माण में प्रयोग करते हैं टाइट्रिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल में गंध के समान होता है सिरका के। सिरका एक जलीय घोल है एसिटिक अम्ल का। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल में। सत्य कथन क्या है? गन्ने का रस किण्वन करने का सिरका बनता है और सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है और सिरका एक परिपरीक्षक के रूप में प्रयोग करते हैं। टाइट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल के सिरके के खट्टे स्वाद का कारण है तो सिरके का खट्टा स्वाद का कारण एसिटिक अम्ल होता है। अब हम लोग करेंगे विस्फोटक पदार्थ। विस्फोटक पदार्थ गैस युग्मों का वह मिश्रण जो खाने में अधिकतम होने पर विस्फोटक का कारण बनता है वो है मीथेन और वायु। इसके बाद खाने में अधिकतम विस्फोट देता है मीथेन के साथ वायु के मिश्रण से। खाने में अधिकतम विस्फोट किससे आता है? मीथेन के साथ वायु के मिलने से। इसके बाद कौन सा विस्फोटक है तो इसमें विस्फोटक कौन सा? ट्राई नाइट्रोटाइलिन TNT है। कौन सा विस्फोटक है तो ट्राई नाइट्रोटाइलिन है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है। साइक्लोट्राइमेथीन है। साइक्लोट्राइमेथीन है। ट्रेनाट्राइमेटीन है। पेट्रोशियम क्लोमेट है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं होता है। इनमें से कौन सा विस्फोटक का नोबेल तेल है तो TNT। कौन सा विस्फोटक का नोबेल तेल? कौन सा विस्फोटक जिसका नोबेल तेल कौन है तो TNG है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है। RDX का आविष्कृत किया था हेलिंग द्वारा। RDX को आविष्कृत किया गया था हेनिंग के द्वारा। RDX को किसने आविष्कृत किया था? हेनिंग के द्वारा। सत्य कथन क्या है? RDX एक विस्फोटक है। RDX कैसा है तो एक तरह का विस्फोटक है। RDX का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट है। RDX का अन्य नाम एक क्या है तो साइक्लोनाइट है। RDX का एक अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट है। फिर आता है HMX का पूर्ण रूप क्या है तो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। HMX का पूर्ण रूप क्या है तो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है। फिर आता है वह विस्फोटक जिसे विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है वो क्या है तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है। जिसे विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है वो क्या है? वो नाइट्रोग्लिसरीन है। जिसे विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है वो क्या है? वो नाइट्रोग्लिसरीन जिसे विस्फोटक की तरह प्रयोग करते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में पाया जाता है
एमाटोल में। नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है, तो एमाटोल में नहीं पाया जाता है। और डायनामाइट का निर्माण प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन है? तो ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन है? तो ग्लाइसेराइल ट्राइनाइट्रेट है। फिर आता है ग्लिसरॉल, मीथेन, यूरिया और ऑक्जेलिक एसिड में से विस्फोटक का उत्पाद में प्रयोग किसका करते हैं? तो ग्लिसरॉल का। विस्फोटक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो ग्लिसरॉल का। फिर आता है ईंधन। इसके बाद प्राकृतिक ईंधन कौन सा है? तो पेट्रोलियम एक तरह का प्राकृतिक ईंधन है। इसके बाद जीवाश्म ईंधन में से कौन सबसे सूचितम रूप है? तो प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन में सबसे सूचित रूप होता है। जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है। इसके बाद कोयले की राख, कोल ऐश को आर्सेनिक, सीसा और पारद अवशिष्ट होते हैं। कोयले की जो राख होती है उसमें आर्सेनिक होते हैं, सीसा होते हैं और पारद अवशिष्ट होते हैं। कोयले के संचारित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन करते हैं। कोयले के संचरित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। भारतीय जो कोयला है उसमें राख की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके बाद अधिकतम ईंधन का मान किसमें होता है? अधिकतम जो है ईंधन का मान किसमें होता है? तो हाइड्रोजन में अधिकतम ईंधन का मान होता है। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता को मापते हैं? ऑक्टेन संख्या से किसकी गुणवत्ता को मापा जाता है? तो पेट्रोल का। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का माप है? तो पेट्रोल का है। इसके बाद प्लास्टिक के कचरे से प्राप्त ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग उच्च होती है। प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग उच्च होती है। ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होगी, विस्फोटक में बिना संपीड़न ईंधन झेलने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होगी, विस्फोटक में बिना संपीड़न ईंधन झेलने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। सीटेन संख्या गुणवत्ता प्राचाल के रूप में प्रयुक्त होता है डीजल के लिए। सीटेन संख्या गुणवत्ता पाचल के रूप में प्रयुक्त होता है डीजल के लिए। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? डीजल के वाष्प और वायु का। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कैसा है? डीजल की वाष्प और वायु का है। खाना बनाने में प्रयोग आने वाली गैस मुख्यतः होती है मीथेन की। खाना बनाने में प्रयोग आने वाली गैस मुख्यतः कैसी होती है? तो वो मीथेन की होती है। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित हुआ गैस जो ईंधन के रूप में प्रयोग लाते हैं वो मीथेन है। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित हुआ गैस जो ईंधन के रूप में प्रयोग में आती है वो कौन है? तो वो मीथेन है। बायोगैस मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। बायोगैस मुख्यतः क्या होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। गोबर गैस बायोगैस मुख्यतः तत्व किसके हैं? तो मीथेन के हैं। एक बायोगैस संयंत्र में होता है किण्वरण प्रक्रिया। एक जो बायोगैस संयंत्र उसमें क्या होता है? उसमें किण्वरण प्रक्रिया होता है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था डॉक्टर एस.वी. देसाई ने। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? एस.वी. देसाई ने किया था गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो वो मीथेन है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है? इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? इथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? इथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है। तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य आधार घटक क्या है? तो ब्यूटेन है। जो एलपीजी लेते हैं उसका मुख्य आधार घटक क्या है? तो वो ब्यूटेन है। हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन, मीथेन में एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन है मुख्य घटक। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त इंडेक्स गैस एलपीजी एक मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। घरेलू ईंधन के रूप में जो प्रयुक्त इंडेन गैस लेते हैं ना, उसका एलपीजी का एक मिश्रण किसका होता है? तो वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। एलएनजी क्या है? तो एलएनजी क्या है? तो मीथेन और इथेन है। एलएनजी में क्या होता है? मीथेन और इथेन होता है। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन। देखो सीएनजी में क्या है? सीएनजी में मीथेन और सीएनजी किसका मिश्रण है? मीथेन और इथेन का। सीएनजी किसका मिश्रण है? मीथेन और इथेन का। एलपीजी किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। एलपीजी किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। कोल गैस किसका मिश्रण है? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड का। कोल गैस किसका मिश्रण है? हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। वाटर गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का है। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है।
तो इसके बाद कहता है मीथेन घरों और मकानों के जलने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइन में उपलब्ध कराई जा सकती है। एलपीजी सिलेंडरों के दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे दाब मात्रक यूज नहीं करते हम लोग। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति की जाती है तरल रूप में। गैस कैसे होता है? तो वो तरल रूप में होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अव्यय घटक क्या है? तो मीथेन है। हम लोग जो प्राकृतिक गैस का मुख्य अव्यय घटक क्या है? तो वो मीथेन है। सीएनजी क्या है? सीएनजी कंपोस्ट नेचुरल गैस है। सीएनजी क्या है? कंपोस्ट नेचुरल गैस है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य क्या है? मीथेन है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः तत्व क्या होता है? CH4 मीथेन होता है। द्रवों में केवल एक सही है। कौन सा सही है? द्रवित पेट्रोलियम गैस को अधिकतम शीत ताप या उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिससे विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। द्रवित प्राकृतिक गैसों में को अत्यधिक शीत ताप और उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिससे विशेष रूप में अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण और उसका परिवहन सुसाध्य हो सके। गैसोहॉल क्या है? एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल है। गैसोहॉल क्या है? एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल है। गैसोहॉल एक मिश्रण है गैसोलीन और एथेनॉल का। गैसोहॉल एक मिश्रण है गैसोलीन और एथेनॉल का। गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो गैसोलीन और एथेनॉल का है। इसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, जबकि भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। गोबर गैस मुख्यतः मिथेन होती है। गोबर गैस क्या होती है? मुख्यतः मिथेन होती है गोबर गैस। फिर आता है भट्टी तेल, आर्नेस ऑयल के संदर्भ में सही कथन क्या है? ये तेल परिष्करणीय रिफाइनरी का एक उत्पाद है, जिसमें कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा पावर उत्पादन के लिए करते हैं, और इसका उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। भट्टी तेल या फार्नेस ऑयल के संदर्भ में सही कथन क्या? यह तेल परिष्करणीय रिफाइनरी का एक उत्पाद है, और कुछ उद्योगों में इसका उपयोग ऊर्जा पावर उत्पादन करने हेतु करते हैं। इसका उपयोग पर्यावरण में गंधक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टेट्रा एथिल लेड का। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग में लाया जाता है? टेट्रा एथिक लेड का। टेट्रा इथाइल एसिड एथिल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए। टेट्रा इथाइल एथिल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए। ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहीन के रूप में प्रयोग किया जाता है इथिल ग्लाइकॉल का। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीन के रूप में प्रयोग किया जाता है इथिल ग्लाइकॉल का। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। उष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल इंजन के लिए। उष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? पेट्रोल इंजन के रूप में करते हैं। क्या ट्रेनों के सभी डीजल इंजन विद्युत इंजन बदल देना चाहिए? हाँ, डीजल इंजन इसका बहुत प्रदूषण करता है, ये एक सही तर्क है। मोटर गाड़ियों की अपेक्षा नए मॉडल निम्नलिखित में विशेषता का दिखाते हैं। मोटर गाड़ियों की अपेक्षाकृत नए मॉडलों में निम्नलिखित विशेषता क्या है? पहला है रेडियर टायर होता है, बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप होता है, उत्प्रेरक परिवर्तित रीचक सहित होता है। यह कृषि अवशिष्ट मक्का के दाने, एक मिनट, क्या लिखा? कृषि अवशिष्ट मक्का के दाने, अवशिष्ट जल शोधन अपवक कास्ट मिल अपशिष्ट में से किसका उपयोग संघनीय विमानन ईंधन में के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जाता है? तो कृषि अवशिष्ट का, मक्के के दाने का, अवशिष्ट जल शोधन के अपरसक का, कास्ट मिल के अपशिष्टक का। हाइड्रोजन द्वारा चलित फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से निकलने वाले निवार्तक नली उत्सर्जित है जलवाष्प का। हाइड्रोजनों द्वारा चलित फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से निकलने वाली निवार्तक नली उत्सर्जन करती है जलवाष्प का। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि यह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो, ताकि यह निर्वातक द्वारा उत्पन्न ताप से मुक्त हो सके। भारत में पाया जाने वाला वह पदार्थ है हाइड्रोजन। गाड़ियों में चलने वाली हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि हम कम ताप पर इसके किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि यह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान से मुक्त हो सके। भारत में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो हाइड्राइड है। शैवाल आधारित जैव
ईंधनों में उद्योग के संवर्धन के विकासशील देशों की संभावित सीमाएं क्या क्या है। तो हटाइए। फिर आता है खाद्य संरक्षण। खाद्य संरक्षण, पोषण और औषधि आदि का। खाने के वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग करते हैं सोडियम बेंजोएट का। खाने के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडियम बेंजोएट का। सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल और सोडियम क्लोराइड में खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल का। सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमेट, ब्लीचिंग पाउडर में से जो एक शकरनाशक के उदाहरण है वो कौन है, तो सोडियम क्लोरेट है। आलू की चिप्स में प्लास्टिक थैलों में संकुलित किया जाता है नाइट्रोजन वातावरण में। प्रशीतन खाद्य परीक्षक के में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। जिसको घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयोग किसका करते हैं, फ्योन का। जिसको घरेलू प्रशीतकों के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो फ्योन का। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण, शीघ्र भंडारण जीवन देता है। श्वसन दर को ह्रास होने के कारण, क्या लिखा, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण शीघ्र भंडारण को जीवन देता है श्वसन के दर को ह्रास होने के कारण। कच्ची चीनी का रंग विहीन होने से करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता वह है एनिमल चारकोल। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता वह क्या है, तो एनिमल चारकोल है। शहद का मुख्य घटक क्या है, फ्रुक्टोज है। फल सकरा, शहद का मुख्य घटक क्या, प्रमुख घटक, शहद का प्रमुख घटक क्या है, फ्रुक्टोज, फल सकरा है। इसके बाद सबसे मीठी चीनी कौन सी है, तो फ्रुक्टोज है। सबसे मीठी चीनी कौन सा है, तो फ्रुक्टोज है। सुक्रोज की अपेक्षा प्राप्त सकरा इनवेट शुगर अधिक मधुर होता है। प्रतीप सकरा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त करते हैं। प्रतीप सकरा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। बाजार में बिकने वाले अपरस्टेम कृत्रिम मधुरक एक एनिमो अम्ल से बना होता है और अन्य एनिमो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों को कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके जिस इस्तेमाल का आधार क्या है, तो एल्पेस्टेम सामान्य चीनी के कई गुना अधिक मीठा होता है। अतः ये थोड़े से एल्पेस्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। इसके बाद वह कृत्रिम मधुरक जिसमें मधुमान्य सुक्रोज की तुलना में अधिकतम है, तो एलिटेम है। इसके बाद जिसमें लंबे समय तक कुछ देर प्रभाव में रहने से हानिकारक है, तो वो है प्रसाधन सामग्री। मेडिकल केमिस्ट्री की दवाओं के वर्गीकरण जिस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी वह है मॉलिक्यूलर टारगेट। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण जिस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है वह है मॉलिक्यूलर टारगेट के रूप में। एस्पिरिन मिलती है एक पेड़ में। एस्पिरिन मिलती कहाँ है, तो एक पेड़ से। एस्पिरिन क्या है, तो एक एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक है। एस्पिरिन क्या है, तो एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक है। शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है पोटेशियम ब्रोमाइड का। शांतिकारक औषधि के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड का। एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते जीवाणुओं से। रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमानुति संश्लिष्ट बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। वह अम्ल जो दूध से दही बनाने के दौरान बनता है वह लैक्टिक अम्ल है। प्राचीन काल में दही जमाने की प्रक्रिया जिस जीव की आवश्यकता होती थी वह जीवाणु है। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल प्रमुख घटक कौन है, तो यूजेनॉल है। इसके बाद सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है, तो अमरूद है। कार्बनिक खाद हमारे लिए बहुत बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे बिना कृत्रिम खादों के और कीटनाशकों के प्रयोग के उगाए जाते हैं। फिर आता अपमार्जक। वे तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं वह है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। वे तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से कौन कौन होता है, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन होते हैं। वनस्पति तेल, मोबिल तेल, कैरोसिन तेल और कटिंग तेल में से साबुन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो वनस्पति तेल का प्रयोग करते हैं। साबुन ग्रीज को हटाता है पायसीकरण द्वारा। साबुन जो है वो ग्रीज को हटाता है पायसीकरण द्वारा। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, विस्पेट और सल्फोनेट में से कपड़े साफ करने के लिए प्रयोग करने वाला डिटर्जेंट कौन है, तो सल्फोनेट है। अपमार्जक क्या है, शोधन अभिकर्ता है। अपमार्जक क्या है, तो शोधन अभिकर्ता है अपमार्जक। फिर होता है अपमार्जक मैले कपड़े से सफलतापूर्वक तेल और गर्द को निकाल देता है। अपमार्जक मैले कपड़े से सफलतापूर्वक तेल और गर्द निकाल देता है। ठीक है, सही बात है। और क्या है, कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल से अधिक झाग बना सकता है। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। इसके बाद कपड़े धोने के चूर्ण अपमार्जक में सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि चूर्ण शुष्क रहे और चूर्ण का क्षारीयता बनी रहे। पौधे में फास्फोरस आवश्यकता की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है।
एक मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 या 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करता है। गेहूं की खेती के लिए उपयोग करके नाइट्रोजन उर्वरक का है। गेहूं की खेती के लिए उपयोग किसका करते हैं? नाइट्रोजन उर्वरक का। ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फास्फोरस में से वह तत्व जो उर्वरक उपलब्ध नहीं कराता वह है हाइड्रोजन। फिर आता है पोषक तत्व, पादप पोषक तत्व और उसके कार्य। नाइट्रोजन वृद्धि और विकास, फास्फोरस जड़ का विकास, पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का नियंत्रण, बोरॉन रोग का प्रतिरोधकता। यूरिया अमोनिया वह उर्वरक जो मृदा में सार्वधिक अम्ल छोड़ता है वह अमोनियम सल्फेट। वह उर्वरक जो मृदा में सार्वधिक अम्ल को छोड़ता है वह कौन है? अमोनिया सल्फेट। वह उर्वरक जो मृदा को सार्वधिक अम्ल करके छोड़ता है वह है अमोनिया सल्फेट। यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। यूरिया क्या होता है? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो लगभग में 47-46.7% है। यूरिया में उपस्थित तत्व कौन सा है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एल्माइड के रूप में। अमोनिया सल्फेट क्या लिखा है? अमोनिया सल्फेट, यूरिया, ड्राइमोनिया सल्फेट और अमोनिया क्लोराइड में से वह उर्वरक जो 20 डिग्री सेल्सियस पर जल को अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील बनाता है वो है यूरिया। भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, क्या क्या सही है? तो अमोनिया को यूरिया बनाने को काम आता है एक प्राकृतिक गैस उत्पन्न होना। सल्फर और सल्फ्यूरिक अम्ल उर्वरक को कच्चा माल है जो तेल शोधन कारखानों में उत्पाद है। 1 किलो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा होगी 2.2 किलोग्राम। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों में अत्यधिक अनुयुक्त उपयोग के प्रभाव के संबंध में सही कथन क्या है? तो मिट्टी की अम्लता बढ़ोतरी हो जाती है और भौम जल ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट के निछागन लीचिंग हो जाता है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते वह है नाइट्रेट। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते वह क्या है? तो वह नाइट्रेट है। यूरिया उर्वरक के उत्पादन का उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का। यूरिया के उर्वरक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का। भारत सरकार कृषि के नीम अवलोकित यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करती है क्योंकि नीम का लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि नीम का जो लेप है वो यूरिया को मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। DAP, फास्फोरस, P2O5 तथा नाइट्रोजन पाई जाती है। 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस और O5। यूरिया कैम अमोनिया सल्फेट और NPK के मिश्रित उर्वरक है NPK। यूरिया सोडियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट में रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है। सोडियम सल्फेट जो है वो रासायनिक उर्वरक नहीं है। बाकी यूरिया, सुपर फास्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट है। फसलों को पर्णीय छिड़काव में सबसे उपयुक्त प्रचलित उर्वरक कौन है? तो यूरिया है। फसलों के पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त प्रचलित उर्वरक कौन सा है? तो यूरिया है। हम ह्यूमस उदाहरण है जैविक क्लोराइड का। ह्यूमस उदाहरण किसका है? जैविक क्लोराइड का। ह्यूमस उदाहरण किसका है? जैविक क्लोराइड का। इसके बाद आलू, गन्ना, सनई, चना और परी खाद्य के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन है? तो सनई है। नील हरित शैवाल धान है। राइजोबियम लिग्यूमिनेशन मटर है और एजेक्टोबैक्टर गेहूं है। अब आ जाइए विविध। वर्ष 2024 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था डेविड बेकर को, डेमिस हासाबीस को और जेम एस जेपर को दिया गया था। 2023 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019। अमेजॉन के जल सूक्ष्म जीवों को मार देता है। ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देता है। ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। मच्छर भगाने वाली दवाओं को सक्रिय रसायन एलिथीन है। मच्छर भगाने वाले दवाओं का सक्रिय रसायन कौन है? तो एलिथ्रीन है। मच्छर भगाने वाले दवाओं का सक्रिय रसायन कौन सा होता है? एलिथ्रीन होता है। फायर अलार्म का उपयोग किया जाता है फोटोसेल में। फायर अलार्म का उपयोग कहाँ करते हैं? तो फोटोसेल में करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड में अग्निशामक काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। आग बुझाने वाले संयंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन में। सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक क्या है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन में। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस
कार्बन डाइऑक्साइड है। वह यौगिक जिसका प्रयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है वो कौन है? तो एल्युमिनियम सल्फेट है। वह यौगिक जिसका प्रयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है वो क्या है? तो वो एल्युमिनियम सल्फेट है। इसके बाद मच्छर प्रतिवर्ष के रूप में प्रयोग किसका करते हैं? तो पायरेथ्रिन का। फिर आता है मच्छर क्वाइल का प्रयोग करने होने वाली पायरेथ्रिन प्राप्त होती है एक बीजीय पौधे से। मच्छर क्लाइव के पौधे से होने वाले पायरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से। चूहे मारने वाला जहर जिस रासायनिक पदार्थ से बनता है वह है पोटेशियम साइनाइड। चूहे मारने का जहर जिस रासायनिक पदार्थ से बनता है वह क्या है? तो वह है पोटेशियम साइनाइड है। इसके बाद चूहे का विष के रूप में प्रयोग करते हैं तो जिंक फॉस्फाइड का। चूहे का विष का उपयोग किसके रूप में करते हैं? जिंक फॉस्फाइड का। रेडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए तो चूहों का। रेडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए तो चूहों का। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक, धूमक, चूहानाशक के रूप में। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक, धूमक तथा चूहानाशक के रूप में। इसके बाद सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर में से शाकनाशक का उदाहरण है सोडियम क्लोरोरेट का। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी एक क्या है? तो अजैव घटनीय प्रदूषक है। समस्थानिक C614 संबंध है फॉसिल जीवाश्म के आयु निर्धारण से। कार्बन 14 काष्ठ, अस्थि, शंख और पुरातत्व नमूनों के काल निर्धारण किससे करते हैं? तो कार्बन 14 से करते हैं। कार्बन डेटिंग में प्रयोग किया जाता है फॉसिल की उम्र निर्धारित करने के लिए। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया जिसे मापी जाती है। रेडियोधर्मी डेटिंग से क्या मापते हैं? चट्टानों की उम्रों को मापते हैं। पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है यूरेनियम विधि द्वारा। पृथ्वी की आयु का मापन किससे करते हैं? तो यूरेनियम विधि द्वारा करते हैं। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम CO2 के। सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेन कांच और क्रुक्स कांच में से वह जो पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है वह है क्रुक्स कांच। BRIT भारत सरकार कार्यरत है समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ। जिंक, इसके बाद क्या? वो जो यशद पुष्प फिलोसेपल फूल कहते हैं जिंक ऑक्साइड को। मूत्राशय के पास प्राय नाक में चुभने वाला गंध का कारण क्या है? तो अमोनिया है। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध को कहा जाता है अमीनो यौगिक ट्राईमेथिलीन। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध का कारण क्या है? अमीनो यौगिक ट्राईमेथिलीएमिलीन है। वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने में कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त होता है वह सिल्वर आयोडाइड है। वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त होता है वो कौन सा है? तो वह सिल्वर आयोडाइड है। नीला तोता कवकनाशी है। इओसिन लाल स्याही है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा है। जिंक फॉस्फाइड कृतनाशी रेडेंटेसी है। हॉर्न सिल्वर क्लोराइड है। फिलॉसफर ऊन जिंक ऑक्साइड है। लोहा हीमोग्लोबिन है। सीसा संचयक बैटरी है। चांदी फोटोग्राफी है। तांबा तड़ित चालक है। मॉर्फिन एनाजेसिक है। सोडियम कैरोसिन तेल है। बेरिक अम्ल एंटीसेप्टिक है। जर्मन सिल्व मिश्र धातु है। भविष्य का धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। भविष्य का धातु कहते हैं टाइटेनियम को। इसके बाद मैग्नीशियम आतिशबाजी है। यूरेनियम परमाणु बम है। टंगस्टन इलेक्ट्रॉनिक बल्ब है। जिंक ग्लैवनीकरण होता है। जिंक में ग्लैवनीकरण होता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। इसके बाद जो पेट्रोल, बेंजीन, अल्कोहल में शुष्क धुलाई के लिए प्रयोग करते हैं तो तीनों का प्रयोग करते हैं। मतलब पेट्रोल का, बेंजीन का और अल्कोहल का शुष्क धुलाई के लिए प्रयोग करते हैं। लाल स्याही बनाई जाती है इओसिन से। लाल स्याही किससे बनाई जाती है? इओसिन से। नीला, हरा और काला रंग का सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्ति होता है लाल का। वह रसायन जिसके कारण पटाखा फूटने में चमकदार लाल रंग दिखाई देता है वो स्टेशियम है। एसीटोन नाखून पॉलिश अपसारक है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घाव की मरहम पट्टी है। दवा अमोनिया प्रशीतक है। केवलार संश्लेषित रेशा है। टैक्सॉल कैंसर रोधी दवा है। जिंक फॉस्फाइड रोडेटनाशी है। नाइट्रोसेलुलोस विस्फोटक है। फिर से हम लोग क्या पढ़े थे? एसीटोन नाखून पॉलिश अपसारक है। एसीटोन क्या है? तो नाखून पॉलिश अपसारक है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या है? तो अग्निशामक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? तो घाव के मरहम की पट्टी है। द्रव अमोनिया क्या है? तो प्रशीतक है। केवलार क्या है? तो संश्लेषित रेशा है।
टैक्सॉल क्या है तो कैंसर रोधी दवा है। जिंक ऑक्साइड क्या है तो रेडेंटोनासी है। नाइट्रो नाइट्रोरेसुलोस क्या है तो विस्फोटक है। पोटेशियम क्लोरेट क्या है तो माचिस है। मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या है तो शुष्क सेल है। फ्लोरिक एसिड क्या है तो संचालक सेल है। यूरेनियम क्या है तो परमाणु बम है। ग्रेफाइट, फास्फोरस, सिलिकॉन, सोडियम में से माचिस बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो फास्फोरस का। दिया सलाई के निर्माण के लिए लाल फास्फोरस का उपयोग करते हैं। वह तत्व जिसमें वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है और स्वतः दीप्त हो जाता है उसे श्वेत फास्फोरस कहते हैं। जो अपने से जल जाए उसे क्या कहते हैं, श्वेत फास्फोरस कहते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब CNTS बनाई जाती है सुमोनिया आइजीमा से ने कार्बन नैनो ट्यूब CNTS बनाई गई थी सुमियो आइजीमा ने। भारत के निम्न तापीय उष्मीय विकिरण सिद्धांत पर आधारित है। प्रतिदिन 1 लाख लीटर अवलवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवनीकरण संयंत्र प्रारंभ किया गया करवंती में। भारत के प्रमुख जल विलवनीकरण संयंत्र स्थित है लक्षद्वीप और चेन्नई में। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है कैल्शियम सल्फेट। इडेफिक, क्लोरोमाइटिक, बायोटिक और टेफ्रोग्राफ के मृदा संबंधित है इके इडेफिक से। फिर आता है पौधे में वृद्धि से संबंधित है पोटेशियम, जिंक और बोरॉन। क्लोरीन में मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन है तो पोटेशियम मैक्रोन्यूट्रिएंट है। द्रवित ऑक्सीजन और द्रवित हाइड्रोजन के औद्योगिक स्तर से प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त औषधि प्रौद्योगिकी कहलाती है कार्योजेनिक्स। धूम्र पर्दे के पीछे पे शत्रु छलने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला धूम्र पर्दा बना होता है टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के क्लोराइडी प्रकीर्णन से। विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन ने। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बना में रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया में नाभिकीय संलयन कहते हैं। ड्राई आइस, ठोस बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। ये सभी चारों सही है। शुष्क बैटरी में विद्युत अपघटे इलेक्ट्रॉन्स के रूप में प्रयोग करते हैं अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। एक शुष्क सेल अवशेषित नहीं की जा सकती, बात सही है। सूखी सेल पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। एक सूखी सेल पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। इसके बाद कार की बैटरी में किसका प्रयोग करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। कार की बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का करते हैं। अम्ल जिसका उपयोग कार बैटरी में किया जाता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसके बाद सामान्यतः प्रयुक्त आवेश बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त करते हुए निकेल और कैडमियम है। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग करने के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के समान कोटिंग के लिए किया जाता है। एल्किन को कृत्रिम ऊन भी कहा जाता है। नेफ्रॉन क्या है तो प्रशीतक है। टेट्रा एथिलिक लेड क्या है तो एंटी लॉक एजेंट है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या है तो कीटनाशी है। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है तो अग्निशामक है। स्ट्रापाटर्म क्या है तो कृत्रिम मधुरक है। नियोप्रिन क्या है तो संश्लेषित रबर है। बेनाड्रिल क्या है तो प्रतिहिस्टामिन है। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद है। पोटेशियम सल्फेट उर्वरक है। मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट बेकरी है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा है। फ्लोराइड प्रदूषण दंत है। मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी है। ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर है। फ्लोरीन के फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है। फेनिल उत्पन्न करता है। फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोक स्टील लोहे के उत्पादन भट्टी में स्टोफे में मिलाए जाने से चार्ज की सामग्री में एक कार्य करता है, अपचारक की क्रिया करता है और ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करता है। नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस 11 मई को मनाते हैं। वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। नागासाकी दिवस मनाते हैं 9 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2011 में निर्दिष्ट किया था अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में। अल्मा अल्टा घोषणा है लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए। हेग समझौता हुआ था अंतर्राष्ट्रीय बाल आरोहण के नागरिकों के पहलुओं से संबंधित है। तालालुवा संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए है। अंडर 2 गठबंधन नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कक्ष के लिए। भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 को रात को हुआ था। इसके बाद मेथनॉल मिश्रित करना अनिवार्य कानून बन गया है ब्राजील के। धातु ऑक्साइडों के परासूक्ष्मीकरण प्रधान सामग्री क्रोमेटिक्स का निर्माण में काम आता है। कुछ वाणिज्यिक उत्पादक में परासूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित है। ताम्र गलन संयंत्रों की चिंता का कारण है। ताम्र मल कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के नीचे लीचिंग के कारण बन जाता है। यह सल्फर डाइऑक्साइड के एक प्रदूषक के रूप में नियुक्त होता है।
फिर आता है फेजिन मीथेन में से वायु का अकार्बनिक गैस से प्रदूषक कौन है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन साइनाइड है। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3 में जिस अम्ल का मात्रा वर्षा में सबसे अधिक होती है वो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। प्रकाश वर्ष में बंधु का सदैव होता है ओजोन। प्रकाश रासायनिक में द्वंद्व का सदैव क्या होता है? प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है ओजोन। ये गैस जो ग्रीन हाउस के प्रभाव में ग्लोबल वार्मिंग का योगदान करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन है। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, N2 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन मीथेन गैस के ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रति अपेक्षित योगदान देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, Na2O और CFC। निम्नलिखित को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होता है एरोसोल, फॉर्म एजेंट और अग्निमंदक के रूप में। भारत सरकार ने राष्ट्र वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2X और निलंबित कण पदार्थ PM10 का। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA के अनुसार सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सबसे बड़ा स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधनों के उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक का उपयोग करते हैं ग्रे हाइड्रोजन के लिए। निम्नलिखित भारी उद्योगों में जितने उद्योगों का कार्बन में हरित हाइड्रोजन के महत्वपूर्ण भूमिका होने का अपेक्षा है? तो उर्वरक संयंत्रों में, तेल शोधन कारखानों में, इस्पात संयंत्रों में। हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में सही कथन क्या है? इनके आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप और शक्ति जलन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ के इस्तेमाल किया जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD किसके लिए एक मापदंड है? तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र और प्रदूषण की जांच के लिए। मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर की चर्चा प्राय किस संदर्भ में की जाती है? अवशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी के लिए। इस तरह करके हमारा रसायन विज्ञान खत्म हो गया। जल्दी हम लोग मिलेंगे इसके अगले चैप्टर बायोलॉजी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।